surface. मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल गया है और अब सब लोग एक एक कर ज़ोंबीज में बदलते जा रहे हैं। और तभी हमें एक कपल निक और मॉली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से निकलकर अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल इन्हें इस रेगिस्तान को पार कर एक एयरफील्ड में जाना है और वहाँ से एक छोटा प्लेन लेकर समुद्र के बीच वाले आइसलैंड पर रुकना है जहाँ पर ये सेफली रह सकेंगे। मॉली और उसका हस्बैंड निक दोनों ही कार में जा रहे होते हैं और रेडियो पर ज़ोंबीज के अपडेट आ रहे हैं, पर वो उसे बिना सुने रेडियो ऑफ कर देती है। रेगिस्तान के बीच जाते समय मॉली को थोड़े वोमिटिंग होती है। निक रोड के साइड से कार को रोकता है। मॉली जल्दी से कार से निकलकर वोमिटिंग करती है और वापस से आकर कार में बैठ जाती है। अब जब निक अपनी कार को स्टार्ट करता है तो उसका टायर मिट्टी में धंस जाता है और वह जैसे ही कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसकी कार लगातार मिट्टी में धंसती जा रही थी। निक कार से बाहर निकलकर अपने फ्रेंड को कॉल लगाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सामने देखते हैं तो एक आदमी टिप टॉप कोट पहनते हुए सामने से आ रहा था। ये सोचते हैं कि ये भी शायद हमारी तरह ही एक नॉर्मल आदमी होगा जो कि रेगिस्तान में फंस गया होगा, लेकिन जब वो थोड़ी पास आता है तो उन्हें पता चलता है कि वो तो एक ज़ोंबी है। निक जल्दी से अपनी कार के पास आकर अपनी पिस्टल को निकालता है, लेकिन उसकी पिस्टल निकालते समय उसका मोबाइल नीचे गिर गया था। निक सोचता है कि मैं अपने मोबाइल को तो बाद में भी उठा सकता हूँ, पहले मैं ज़ोंबी को निपटाता हूँ। अब निक अपनी पिस्टल से उस ज़ोंबी को शूट करने लगता है। मॉली निक से कहती है कि तुम उसके हेड पर निशाना लगाकर उसके हेड को शूट करो, तभी वो मर सकता है। फर्स्ट बुलेट तो मिस हो जाती है, लेकिन सेकंड बुलेट जाकर उसके सीने पर लगती है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। दोनों ही बड़ी खुशी से कहते हैं कि ये तो बड़ी आसानी से मर गया, लेकिन रेडियो में तो कुछ और ही बता रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो फिर से उठकर उनके पास चलकर आने लगता है। फिर से मॉली चिल्लाती है कि उसके सर पर गोली मारो। निक उसके हेड को शूट करने का ट्राई करता है, लेकिन वो बुलेट उसके कान को छू कर निकल जाती है और वो अब जैसे ही करीब आता है तो वो उसके सर पर ट्रिगर रखकर उसे प्रेस करता है, लेकिन पता लगता है कि पिस्टल में गोली ही खत्म हो गई है। अब बिना सोचे वो आकर जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और खिड़की के सारे गिलासों को बंद कर देते हैं। निक दोबारा से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब वो ज़ोंबी खिड़की के पास आ गया है। अब वो दोनों ऐसे ही कार के अंदर रहते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अब इन्हें ऐसे ही इस कार में बैठे बैठे रात हो जाती है, लेकिन उस ज़ोंबी ने कसम खाई थी कि वो यहाँ से नहीं लेगा और वो अभी भी उनकी खिड़की पर ही होता है। मॉली निक से गुस्से में कहती है कि अगर तुमने अपना सेल फोन बाहर नहीं छोड़ा होता तो हम इस वक्त किसी से भी हेल्प मांग सकते थे। उसी वक्त वो ज़ोंबी वहाँ से गायब हो जाता है। वो लोग कार की हेडलाइट को ऑन कर देखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर है ही नहीं। वो लोग अपनी टॉर्च जलाकर अपने चारों तरफ देखते हैं कि वो वहाँ पर है तो नहीं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो लोग सोचते हैं कि उसके वापस आने से पहले हमें अपना सेल फोन उठा कर लेकर आना है और वो लोग अपनी कार से बाहर निकल कर अपने सेल फोन को ढूंढने लगते हैं और तभी मॉली को वहाँ पर वो फोन मिल जाता है। मॉली बड़ी खुशी के साथ निक के ऊपर लाइट मारती है और कहती है कि देखो मुझे फोन मिल गया, लेकिन तभी वो ज़ोंबी पीछे से आकर निक के गले को बड़ी बेरहमी के साथ काटता है। मॉली डर कर कार के अंदर भाग जाती है। मॉली देखती है कि वो ज़ोंबी निक को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार रहा है। अब मॉली जल्दी से अपने बैग में अपनी पानी के बोतल्स को रखने लगती है और वो जब दोबारा से उस ज़ोंबी की तरफ देखती है तो वो वहाँ पर होता ही नहीं है और वो जब टॉर्च मारकर देखती है तो वो अचानक से आकर उस पर अटैक कर देता है। मॉली उसे लात मारकर अपना दूसरा डोर खोलकर वहां से भाग जाती है और अंधाधुंध उस रेगिस्तान में टॉर्च मारते हुए भागने लगती है। थोड़ी देर आगे जाने पर वो एक जगह पर बैठती है और पछतावा करती है कि मैं कहाँ इस रेगिस्तान में फंस गई। मॉली रात भर बगैर सोए उसी जगह पर बैठी रहती है। अब दूसरे दिन सुबह होती है और उसे दूर से दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। अब मॉली अपना फ़ोन निकाल कर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन उसे किसी भी जगह से हेल्प नहीं मिलती और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, इसलिए वो अपने फ़ोन में डायरेक्शन ऑन कर वहाँ से चलने लगती है। अब बहुत दूर चलने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगती है। वो अपने बैग खोल कर देखती है तो उसके बैग में तो कुछ होता ही नहीं है, जिस वजह से उसे और भी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अब मॉली ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसके शरीर में कमजोरी हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स करती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाती है। तभी उसके सर पर से दो प्राइवेट जेट जाते हुए दिखाई देते हैं। वो उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चिल्लाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो जेट वहाँ से निकल जाते हैं। अंधेरा होने के बाद मॉली एक जगह बैठकर उस जगह पर आग जलाती है
और वो वहाँ पर बैठकर अपनी फैमिली को याद करने लगती है। तभी उसी वक्त उसके पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। ये सुनकर वो जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर वो ज़ॉम्बी होता है। वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ जाती है। अब मौली की तबीयत भी ठीक नहीं होती है, इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। अब सुबह होने पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी उसके बाजू में है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस चट्टान पर चढ़ नहीं पा रहा होता है। लगता है कि रात में वो ज़ॉम्बी उसके आसपास ही चक्कर लगा रहा था। और तभी वो एक छोटी सी दाग में एक मांस का टुकड़ा बांधती है और उसे दूर को फेंक देती है। अब उसे थोड़ा सा लालच आता है और वो उसके पीछे भागता है। इसी बात का फायदा उठाकर मैरी उस चट्टान से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत जोर से नीचे गिरती है, जिससे कि उसकी पीठ में भी काफी ज्यादा चोट लग गई थी। अब उसके गिरने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ आने लगता है और वो जल्दी से अपना सामान उठाती है और वहां से भागने लगती है। अब मौली आगे चलती जा रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी उससे 10 कदम के डिस्टेंस से ही दूर होता है। अब मौली काफी ज्यादा चलते चलते थक गई थी, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके बस थोड़े से ही दूर था, इसलिए वो रेस्ट भी नहीं कर पाती और लगातार चलती रहती है। अब उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना होता है वो भी खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी वो लगातार चल रही थी। बीच में वो ज़ॉम्बी लड़खड़ा कर नीचे गिर रहा होता है, इसलिए मौली उसका मजाक उड़ाते हुए अपना टाइम पास करती है। तब थोड़ी दूर जाने पर एक घर आता है और वो उस घर के अंदर ये सोच कर जाती है कि शायद उसे थोड़ा बहुत खाना उस घर के अंदर मिल जाए। और जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर तो कुछ खाने के लिए होता ही नहीं है और पानी भी बिल्कुल नहीं है। किसी जंग के मैदान के तरह वो जगह दिख रही थी। फिर वो वहाँ पर पड़े एक बेड पर बैठती है और अपनी सिगरेट जलाकर उसे पीने लगती है और वो वहीं पर सो जाती है। नींद में उसे ख्वाब आता है कि जैसे उसे उसकी बेटी आकर उठा रही हो, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वो आवाज सुनकर धीरे से रूम के बाहर झांकती है कि वहाँ पर कोई है क्या, और वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी उसे ढूंढ रहा है। मौली जल्दी से जाकर एक बाथटब में छिप जाती है और वो जब वो ज़ॉम्बी वहाँ से चले आता है तो वो भी वहाँ से निकल जाती है और डायरेक्शन के अनुसार दोबारा से चलना शुरू करती है और वो एक जगह बैठकर पानी पीती है। और तभी वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी उसे ढूंढते हुए आ रहा है। फिर वो सोचती है कि मैं कहीं भी जाऊं ये पीछा मेरा नहीं छोड़ेगा, और इसके बाद तो वो भागने की हालात में भी नहीं है। और वो सोचती है कि इस पर अटैक करना मेरे पास एक लास्ट चांस है, और वो एक पत्थर उठाकर उसे अपने पास आने के लिए मना करती है और वो फिर उस पत्थर को उसको मारती है। वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा होता है। अब मौली को ध्यान आता है कि उसने निक को कितनी बुरी तरीके से खाया था, इसलिए वो अपने जल्दी से बैग उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मौली उस ज़ॉम्बी से अपने फ्रेंड की तरह बातें करती है और जब वो थक जाती है तो वो छोटे छोटे चट्टानों पर बैठकर आराम करती है और फिर दोबारा से चलना शुरू करती है। और ये देखो कि वो ज़ॉम्बी अभी भी उसे फॉलो कर रहा है। और फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद मौली ऐसे महसूस करती है कि उसके एयरफील्ड बहुत ही करीब है, और जब वो पलट कर देखती है तो वो ज़ॉम्बी अब उसे फॉलो नहीं कर रहा था और वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसकी तकदीर उसे नहीं छोड़ती। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेत का तूफान आ जाता है और वो उसकी तरफ आ रहा है और उसे ना चाहते हुए भी दोबारा से उसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ से वो आई थी। इसी बीच में वो ज़ॉम्बी फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो उससे बहुत लड़ती है और उसे ढकेल कर वहाँ से भाग जाती है और थोड़ा आगे जाकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बी के ऊपर मिट्टी गिर जाती है और वो वहीं पर जमीन में दफन हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। और तभी उसे थोड़ी सी दूर पर एक कार जाती हुई दिखाई देती है। वो चिल्लाकर तुरंत ही उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो जोर से चिल्ला सके, इसलिए उसकी आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही थी। लेकिन उस कार में आ रहे दो लोग उसे देखकर गाड़ी को रोक लेते हैं। मौली उन्हें देखकर ऐसा फील करती है कि जैसे भगवान आ गए हों, और उसकी आंख से खुशी के आंसू भी निकलते हैं। वो लोग जल्दी से मौली को अपनी कार में बैठाते हैं, लेकिन तभी मौली कहती है कि मेरा बैग तो वहीं पर रह गया है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम दोनों जाकर उस बैग को लेकर आते हैं, तुम कार में ही रहो। और वो ये कहकर उस बैग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और तभी वो कार में ऐसी ऑन करती है और एंजॉय करती है। तभी वहाँ पर मौली को कुछ गड़बड़ लगती है और वो जब अपनी पीछे वाली सीट पर देखती है तो वहाँ पर खून ही खून होता है। तब वो समझ जाती है कि जरूर ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं, और अब वो ये सोचकर कार से निकलने की कोशिश करती है, पर इतने में ही वो दोनों लोग बैग लेकर आ जाते हैं। अब मौली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। मौली कार से उतरने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे कार से उतरने नहीं देते और वो उसे बाहर निकाल कर चाकू दिखाते हैं।
और वो लोग मोली से कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। और वो लोग मोली के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और जब वो लोग मोली के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं तो तभी वो दफन हुआ ज़ॉम्बी बाहर आता है और करीब आकर उनमें से एक को काट लेता है और दूसरा आदमी डर के मारे अपनी कार लेकर वहां से दफा हो जाता है। कार ले आते समय पानी की बोतलों के साथ एक ट्रॉली गिर जाती है। उन दोनों से बचने के बाद मोली उस ज़ॉम्बी को एक सुपर हीरो की तरह देखती है। वो सोचती है कि वो भले ही कितना भी खूंखार हो लेकिन इंसानों से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मोली अभी भी हिम्मत नहीं हारती है और वो दोबारा से उठकर चलने लगती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी भी उसके पीछे पीछे होता है। मोली उस ज़ॉम्बी के गले में एक टायर और उसके पीछे एक बलून ट्रॉली को बांध देती है और अब फ्रीली आराम से चल रही है। अब आगे चलने पर मोली सोचती है कि मैं इस ज़ॉम्बी को चट्टान से बांधकर यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन उसका इसको अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं करता, इसलिए वो उसकी रस्सी को खोल देती है। वो उसके पेट एनिमल की तरह उसे पेश आ रहा होता है। और अब कुछ ही घंटों के बाद रात हो जाती है। मोली एक बार फिर से चट्टान पर बैठ जाती है और वो ज़ॉम्बी के साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर कर देती है। और वो ज़ॉम्बी भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। और अब वो दूसरे दिन फिर से चलती है। वो उस ज़ॉम्बी से कहती है कि आज दोपहर से पहले हमें एयरफील्ड में पहुंचना होगा। और आगे चलते चलते एक ब्रिज आ जाता है। वो उस ब्रिज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी वहाँ पर वो कुछ मिलिट्री ट्रक्स को आते हुए देखती है। उसे लगता है कि अगर वो किसी ज़ॉम्बी को देखेंगे तो वो उसे शूट कर देंगे। इससे डरकर वो उसे ब्रिज के बाजू में छुपा देती है। अब सारे ट्रक उस ब्रिज को पार कर चले जाते हैं, लेकिन एक ट्रक वहीं पर रुका होता है। तभी उसी वक्त वो ज़ॉम्बी बाहर निकल कर आता है और उसमें से 2 सोल्जर्स निकलते हैं। वो सोल्जर्स उस ज़ॉम्बी की टांग पर एक गोली मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। मोली को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो गलती से उसकी उंगली को काट लेता है। मोली जल्दी से जाकर अपनी उंगली को देखती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन उसकी उंगली धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ में बदल रही थी और वो फुली इन्फेक्टेड होने से पहले एक पत्थर को उठाती है और अपनी उंगली को काट देती है और उस जगह पर एक कपड़े को बांध देती है। और अब वो उस ज़ॉम्बी के पास एक बड़ा सा पत्थर लेकर जाती है और वो उस ज़ॉम्बी से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। और तभी उसे एक बड़े से पत्थर से उसे जान से मार डालती है। अब हमेशा के लिए उस ज़ॉम्बी की आत्मा को शांति मिल गई थी। अब वो किसी तरह से उस एयरफील्ड में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी उसे एक दूर खड़ा हुआ आदमी दिखाई देता है। वो आदमी मोली को अपने साथ लेकर जाता है। मोली को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी बेटी को कॉल लगाती है। मोली कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। मोली अपनी बेटी से कहती है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रही हूँ, जब तक तुम वहीं पर रहना। मोली जल्दी से जाकर वहाँ पर रखी कार में बैठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस कार में तो चाबी लगी हुई नहीं होती है, इसलिए मोली उस कार की चाबी ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जब मोली अंदर चाबी ढूंढ रही होती है तो कुछ ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मोली किसी तरह से उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर चाबी ले ही लेती है और वो उस गाड़ी में बैठकर जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है। और वो उस घर के पास पहुंच जाती है जहां पर उसकी बेटी होती है, लेकिन उस शहर में पूरी तरीके से तबाही मची हुई होती है। और जब वो घर के अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है। उसे लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो अपनी बेटी को वहाँ पर हर जगह पर ढूंढती है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। और अब वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बच्चों के खेलने वाले टेंट हाउस पर पड़ती है और जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसकी बेटी उसे उसमें मिल जाती है। मोली अपनी बेटी को देखकर बहुत ही रोने लगती है और अब वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी शहर के बहुत सारे ज़ॉम्बी दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं। मोली अपनी बेटी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पीछे ही खड़ी रहना, मैं इन सब ज़ॉम्बी से अकेले ही निपट लूंगी। और इसके बाद वो एक स्टिक उठाकर उन ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोली अपनी बेटी को उन ज़ॉम्बीज़ से बचा लेगी या फिर वो ज़ॉम्बी उन्हें मार देंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।